नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू MEG 05 यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है स्ट्रक्चरलिज्म बाय फर्डिनेंड डी सोशर। ये आपके ब्लॉक 7 यूनिट फर्स्ट में दिया गया है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिंग्विस्टिक में स्ट्रक्चरलिज्म कैसे है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है एंड स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में फर्डिनेंड डी सोशर ने क्या बोला है, क्या इसके प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए हैं। पहले जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। A structure is an arrangement and organization of interrelated elements in a material object or system or the object or system so organized। मतलब कि स्ट्रक्चर जो है उसमें आपकी अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंटररिलेटेड एलिमेंट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सिस्टम के, उनको आपस में अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है किसी भी सिस्टम की, किसी की ऑब्जेक्ट की, उसको जो है स्ट्रक्चर कहा जाता है। मटीरियल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सच एज बिल्डिंग्स एंड मशीन्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स सच एज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स एंड केमिकल्स। मतलब कि कुछ मैन मेड आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कुछ आपके नेचुरल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो आपके मैन मेड होते हैं वो होते हैं जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया, कोई मशीन का स्ट्रक्चर हो गया। एंड जो नेचुरली होते हैं जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, कोई बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक तरह से मैन मेड ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है और नेचुरल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है। The way that something is built, arranged or organized means the way that the parts of something are put together or organized। जब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी चीज के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ रखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट पार्ट्स एंड मटेरियल से बनी होती है। बिल्डिंग के पार्ट्स को, उसके ब्लॉक्स को यानी कि उसके ईंटों को सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है। एंड बिल्डिंग भी डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल ईंट, सीमेंट, पत्थर, रेत एक्सेट्रा। मतलब कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, उसे डिफरेंट थिंग्स को एक साथ सिस्टमेटिकली अरेंज करने के बाद जो है बनाया जाता है। मतलब कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंट मटेरियल्स जो है, डिफरेंट चीजों का जो है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन होता है, अरेंजमेंट होता है। तो सेम उसी तरह से स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स में कहा गया है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसका भी स्ट्रक्चर होता है। लैंग्वेज में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अरेंज किया जाता है। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर उससे बनता है। बेसिकली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मॉर्फिम्स हो गए, फोनेम्स हो गए, लेक्सिम्स हो गए, सिंटेक्स हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये सभी पीसेस जो हैं वो एक साथ काम करते हैं जिससे डिफरेंट पर्सन्स के बीच में मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो पाता है। ओके, तो इस तरह से कहा जाता है कि लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेज में भी स्ट्रक्चरलिज्म है। तो नेक्स्ट जान लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स है, ये दिया किसने है, ये किसका आइडिया था। हालांकि स्ट्रक्चरलिज्म को प्रॉपर्ली जो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के वर्क्स में स्टिमुलेट किया गया है जो कि 1950s या 1960s में लिखा गया था। लेकिन इसके इस कॉन्सेप्ट में एक महान फिलोसोफर एंड राइटर्स के वर्क का इन्फ्लुएंस है, एसेंस है, एंड वो राइटर है स्विस लिंग्विस्टिक फर्डिनेंड डी सोशर। सबसे पहले फर्डिनेंड डी सोशर ने ही स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। The concept of structuralism was developed by Ferdinand de Saussure in his famous book Course in General Linguistics, first published after his death in 1916। मतलब कि फर्डिनेंड ने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में अपनी एक बुक में बताया है जो कि 1916 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। एंड ये बुक थी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। एक्चुअली जो फर्डिनेंड थे ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे 1857 में एंड 1913 में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी ये जो बुक है ये इनकी डेथ के बाद जो है 1916 में पब्लिश करवाई गई है। ओके देन, फर्डिनेंड को 20th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स के फाउंडर्स में से एक कहा जाता है एंड इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। तो उस दौरान जब फर्डिनेंड वर्क किया करते थे तो उस टाइम पे अदर लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स जो थे वो मेनली लैंग्वेज के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में इंटरेस्ट लेते थे एंड इसी पर वर्क किया करते थे कि कैसे लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई है। बट इट वॉज ओनली फर्डिनेंड डी सोशर हु फोकस्ड नॉट ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बट ऑन द अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड कॉल्ड हिज थ्योरी सेमियोलॉजी। मतलब कि उस दौरान जहाँ पर अदर्स लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स जो हैं वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस करते थे लैंग्वेज के, तो उस दौरान सिर्फ फर्डिनेंड ही थे जिन्होंने लैंग्वेज के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर फोकस नहीं किया बल्कि लैंग्वेज के सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर पर फोकस किया एंड उन्होंने अपनी इस थ्योरी को सेमियोलॉजी कहा।
ओके देन नेक्स्ट जान लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्डिनेंड डी सोशर ऑन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरलिज्म के रिगार्डिंग जो है फर्डिनेंड के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको जान लेते हैं। ओके तो फर्डिनेंड का मानना था कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो भी टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मून जो है वो पहले सिर्फ चांद के लिए यूज किया जाता था, मतलब मून का मतलब जो सिर्फ चांद होता था, लेकिन अब जैसे जैसे जो है टाइम बदला है, चीजें बदली हैं, मीनिंग बदला है, तो अब मून वर्ड जो है वो ब्यूटी एंड प्योरिटी को सिग्निफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड ये चेंज आ रहे हैं और आते रहेंगे क्योंकि लैंग्वेज जो है वो टाइम के साथ बदलती रहती है। तो ऐसा जो है फर्डिनेंड ने कहा। ओके तो जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि फर्डिनेंड डी सोशर की जो स्ट्रक्चरलिज्म पर बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ये 1916 में पब्लिश हुई। हालांकि इनकी डेथ इससे 3 साल पहले यानी कि 1913 में ही हो गई थी। तो फर्डिनेंड की डेथ के बाद उनके लेक्चर्स के नोट्स को, जो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में 1906 से लेकर 1911 के बीच में दिए थे, उन नोट्स को जो है कलेक्ट करके जो है उनके कलीग जो कि थे चार्ल्स बेली एंड एल्बर्ट, उन्होंने उनको कलेक्ट कर उन नोट्स के ऊपर जो है ये बुक छपवाई थी। एंड बेसिकली ये जो आपकी बुक थी ये फ्रेंच लैंग्वेज में छापी गई थी क्योंकि फर्डिनेंड जो है वो फ्रेंच में लिखा करते थे, लेकिन बाद में 1959 में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो इस बुक में स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है एंड यही प्रिंसिपल्स बाद में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन ग्राउंड बने, यानी कि बेस बने। ओके तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस वर्क में फर्डिनेंड ने ऐसा लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पर क्या लिखा था जो अदर लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल के इंटरेस्ट का पॉइंट बना। ओके तो जान लेते हैं उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि इस कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक इस बुक में जो है दिए गए हैं। तो वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इन्होंने लिखे थे जो फर्डिनेंड थे। ओके तो इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था लैंग एंड पैरोल, सेकंड है साइंस, थर्ड है द आर्बिट्ररीनेस ऑफ साइंस। तो इसमें आपका ये वाला पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। एंड हमारा फोर्थ है द डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिफ्थ है द ऑपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड लास्ट है एपिस्टेम। तो हम बारी बारी से इन सभी प्रिंसिपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके देन सबसे पहले डिस्कस करेंगे लैंग एंड पैरोल। लैंग इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स लैंग्वेज एंड टंग। इट इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर द लैंग्वेज, वेयर एज पैरोल मीन्स स्पीच रूल्स इन एक्शन। मतलब कि आपका जो लैंग वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है टंग एंड लैंग्वेज, एंड जो पैरोल है उसका मतलब होता है स्पीच। तो फर्डिनेंड डी सोशर ने अपनी इस बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक में लैंग एंड पैरोल के बीच का डिफरेंस बताया है। तो फर्डिनेंड ने बोला कि जो लैंग है वो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स हैं एंड लैंग के बिना मीनिंगफुल स्पीच यानी कि पैरोल जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पैरोल का मतलब होता है स्पीच, तो मतलब स्पीच जो है पॉसिबल नहीं है अगर लैंग नहीं है। तो मैं आपको और क्लियर करती हूँ, लैंग जो है वो लैंग्वेज का सिस्टम है एंड लैंग में वो सभी लैंग्वेज के रूल्स आते हैं जो लैंग्वेज को बनाते हैं, जो लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी और पैरोल का मतलब स्पीच होता है कि कैसे इन लैंग्वेज के रूल्स को स्पीकर जो है वो सिस्टमैटिकली डालकर लैंग्वेज को यूज करता है, यानी कि लैंग्वेज का यूज करके जो है कम्युनिकेट करता है। एंड फर्डिनेंड ने बताया कि हर पर्टिकुलर लैंग्वेज का डिफरेंट लैंग होता है, यानी कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए फर्डिनेंड ने लैंग एंड पैरोल के कॉन्सेप्ट को चेस के साथ कंपेयर करके बताया है। फॉर एग्जाम्पल लैंग रिप्रेजेंट करती है बोथ प्लेयर्स के लिए चेस के रूल्स को, जिसे चेस खेलते टाइम दोनों प्लेयर्स को यूज करना होता है। मतलब कि लैंग जो है वो चेस के रूल्स हैं, यानी कि लैंग जो है वो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। एंड इसी तरह से लैंग में जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उन्हें हर स्पीकर को एक्सेप्ट करके लैंग्वेज यूज करते टाइम जो है फॉलो करना होता है, उनको यूज करना होता है अगर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो। एंड दूसरी ओर जो पैरोल है वो रिप्रेजेंट करता है चेस के उन सभी रूल्स को जिन्हें इंडिविजुअल चेस खेलते टाइम फॉलो करता है एंड पॉसिबल मूव्स करता है। एंड चेस के जैसे दोनों प्लेयर्स जो है वो कभी भी सेम मूव्स नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से कोई भी दो पर्सन जो है उनकी सेम एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज नहीं होती है, वो
सेम वे में नहीं बोलते हैं, मतलब कोई ना कोई डिफरेंस होता ही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लैंग है उसमें जो है हमारे लैंग्वेज के रूल्स आते हैं, एंड पैरोल वो हुआ जिसमें उन लैंग के जो रूल्स हैं, जो लैंग्वेज में के जो रूल्स हैं लैंग में, उन रूल्स को जो है पैरोल के टाइम पे जो है हम यूज करते हैं, मतलब कि स्पीच के टाइम पे हम यूज करते हैं। जैसे कि चेस के जो रूल्स होते हैं वो हमारा लैंग हो गया, एंड जब चेस खेलते टाइम हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं मतलब तो वो हमारा पैरोल हो गया, जैसे हम स्पीच के टाइम पे जो है लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको लैंग एंड पैरोल का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगला जो प्रिंसिपल दिया है फर्डिनेंड ने, वो है साइन। एलिमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम आर द मेंटल फिनोमिना कॉल्ड साइन। मतलब कि जो भी लिंग्विस्टिक सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, उनका कोई ना कोई मेंटल फिनोमिना होता है, कोई ना कोई उनका मीनिंग होता है जो हमारे दिमाग में उसकी इमेज होती है, तो उसे बोलते हैं साइन। तो साइन जो है वो आपके दो चीजों से बना है, एक इसमें मेंटल इमेज आती है, दूसरा इसमें आइडिया आता है। जो मेंटल इमेज है, जो हमारे दिमाग में कोई इमेज बनती है, उसको बोलते हैं सिग्निफायर। एंड किसी चीज को सुनने के बाद उसके लिए हमारे मन में जो आइडिया आता है वो होता है सिग्निफाइड। तो फर्डिनेंड का मानना था कि लैंग्वेज में सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड होते हैं। किसी चीज को सुनकर हमारे दिमाग में जो उसकी इमेज बनती है वो सिग्निफायर होता है, बट उस चीज के रिगार्डिंग जो हमारे आइडियाज होते हैं, जो कि सबके अलग अलग होते हैं, उसे सिग्निफाइड कहते हैं। तो सिग्निफाइड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बिकॉज सबके मन में किसी चीज को लेकर जो है कभी भी सेम आइडियाज नहीं आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड बोलती हूँ एनिमल, तो एनिमल सुनते ही सबके मन में जो है एनिमल की इमेज, मतलब मेंटल इमेज बनेगी, कोई ना कोई एनिमल जो है उनके माइंड में आएगा, तो वो हुआ सिग्निफायर। लेकिन सब जो है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को जो है इमेजिन कर सकते हैं, सबका आइडिया डिफरेंट है। जैसे कईयों को चूहा दिखेगा, कईयों को बिल्ली दिखेगी, कईयों को शेर दिखेगा, कईयों की मेंटल इमेज में जो है जैसे कि कोई सुअर बन सकता है। तो क्या है, वो सबका आइडिया जो है डिफरेंट है। उस वर्ड को सुनने के बाद देखा सबने एनिमल ही है, तो वो हुआ सिग्निफायर कि देखेंगे सब एनिमल, क्योंकि वर्ड एनिमल है तो सबकी मेंटल इमेज जो है वो उसमें जो है एनिमल ही आएगा। लेकिन आइडिया डिफरेंट होगा, मतलब कि सबके मन में जो एनिमल के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, एनिमल जो है उनके लिए, कईयों के लिए एनिमल जो है वो चूहा हो सकता है, कईयों के लिए बिल्ली हो सकता है, तो उसका जो है आइडिया डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसे सिग्निफाइड कहा जाता है। लेकिन सबका आइडिया डिफरेंट हो सकता है एनिमल के रिगार्डिंग, जैसे कईयों को बिल्ली दिखेगी, कईयों को चूहा दिखेगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड बोलती हूँ कलर, तो सबके माइंड में जो है कोई ना कोई कलर जो है, किसी न किसी कलर की जो है मेंटल इमेज बनती है, तो वो होता है हमारा सिग्निफायर। लेकिन सबका आइडिया अलग है कलर को लेके, कईयों के माइंड में जो है पर्पल कलर आएगा, कईयों के ऑरेंज आएगा, कईयों के येलो आएगा। तो जो आइडिया डिफरेंस आता है हमारे माइंड में, जो हमारे आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर पर्सन के, तो उसको जो सिग्निफाइड कहते हैं। तो फर्डिनेंड के अकॉर्डिंग सिग्निफायर जो है वो सिग्निफाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिग्निफायर वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सुनते या पढ़ते हैं एंड जिनकी मेंटल इमेज जो है हमारे दिमाग में बनती है। लेकिन सिग्निफाइड जो है वो इंसान के उन वर्ड्स को सुनने और पढ़ने के बाद अलग अलग आइडियाज होते हैं, एंड ये आइडियाज जो हैं ये डिफरेंट होते हैं, बिकॉज सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। तो सिग्निफायर जो है वो वेरी नहीं करते हैं, बट जो हमारे आइडियाज हैं जो सिग्निफाइड हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ड सुनते हो बुक, तो जैसे ही हमने ये वर्ड बुक सुना तो हमारे माइंड में जो है एक मेंटल इमेज बनी बुक की, तो वो सिग्निफायर की इमेज बन गई। लेकिन ये जो हमारे मेंटल इमेज बनी है इसके रिगार्डिंग जो हमारे आइडियाज जो है बुक को लेकर अलग अलग होंगे। तो कईयों के माइंड में जो है मैथमेटिक्स की बुक आएगी, कईयों के दिमाग में जो है बायो की बुक आएगी, कईयों के जीके की बुक आएगी। तो जो आइडिया डिफरेंस हुआ वो हुआ हमारा सिग्निफाइड, बिकॉज बुक जो है वो सबके माइंड में बुक की इमेज तो बनी, वो तो सिग्निफायर इमेज तो बन गई, लेकिन सबने अलग अलग बुक की इमेज बनाई है। कईयों के माइंड में कोई और सब्जेक्ट की बुक बनी है, कईयों कुछ और सब्जेक्ट की, तो वो जो है सिग्निफाइड हुआ। तो आई होप आपको सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। तो हमारा अगला प्रिंसिपल है द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइन। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड, मीनिंग्स वी गिव टू वर्ड्स आर प्योरली आर्बिट्ररी। मतलब कि जो भी वर्ड्स को हम मीनिंग देते हैं वो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी होते हैं, मतलब कि मनमाने होते हैं।
मीन्स कि वर्ड्स की साउंड को हम जो भी मीनिंग देते हैं वो आर्बिट्री होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो तो आप उसको पढ़ोगे तो कोई ना कोई साउंड जो है उसे प्रोड्यूस करोगे, तो साउंड से ही हमें पता चलता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी आप पर्टिकुलर वर्ड्स को साउंड देते हो उनका जो मीनिंग निकलता है वो जो है आर्बिट्ररी होता है। रियलिटी में लॉजिकली वर्ड्स की जो साउंड होती है एंड उनका जो मीनिंग होता है उनमें कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। लैंग्वेज में वर्ड्स यानी जो साइन होते हैं वो आर्बिट्ररी हैं, मनमाने हैं, बिकॉज ह्यूमन लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब, इसे इंग्लिश में रोज कहते हैं, फ्रेंच में भी इसे रोज कहते हैं, बट जापानीज में इसे बारा एंड अरेबिक में इसे वार्डा कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि गुलाब के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स हैं एंड डिफरेंट साउंड्स हैं। सो जो ऑब्जेक्ट एंड वर्ड की जो साउंड है वो जो स्पीकर प्रोड्यूस करता है वो टोटली आर्बिट्ररी है, बिकॉज हर लैंग्वेज में ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो है एक पर्टिकुलर साउंड है जो कि सबकी डिफरेंट है। तो वो डिसाइड किसने किया है? लोगों ने किया है और वो मनमाने ढंग से की हुई है। सो ऑब्जेक्ट एंड वर्ड्स की साउंड जो स्पीकर प्रोड्यूस करता है वो टोटली आर्बिट्ररी है, मनमाने हैं, हर लैंग्वेज में वो डिफरेंट है। तो मतलब कि लैंग्वेज के वर्ड एंड उनके जो मीनिंग रखे गए हैं वो मनमाने तरीके से रखे गए हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट स्पीच साउंड्स टू रिप्रेजेंट सेम थिंग्स, मतलब कि सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट स्पीच साउंड्स हैं, डिफरेंट स्पीच साउंड्स जो है प्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कहा जाता है द राइस इज बर्निंग, कोरियन में कहा जाता है पेप थंडा एंड स्वाहिली में कहा जाता है वाली एंगवा। तो सॉरी मेरे को एग्जैक्ट तो मेरे को ना कोरियन आती है ना स्वाहिली आती है, लेकिन ये जस्ट मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया है कि सबका मीनिंग सेम है। द राइस इज बर्निंग मतलब कि राइस जल रहे हैं, कोरियन में भी वही कहा गया है, स्वाहिली में भी वही कहा गया है, लेकिन स्पीच साउंड जो है वो डिफरेंट यूज हुई है। तो मतलब कि हम देख सकते हैं जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्ररी है, बिकॉज ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग कंस्ट्रक्ट की गई है। सबने जो है अलग अलग स्पीच साउंड्स जो है रखी हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है द डाइक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो फर्डिनेंड ने बताया कि लैंग्वेज की स्टडी जो है वो दो तरह से की जाती है, एक है डाइक्रॉनिक एंड सेकंड है सिंक्रोनिक। तो डाइक्रॉनिक क्या होता है? डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब कि डाइक्रॉनिक स्टडी में लैंग्वेज की पूरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है एंड हिस्ट्री से लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी इसमें जो है डेवलपमेंट हुई है, किस किस तरह से हुई है, उस सब को जो है स्टडी किया जाता है आपके डाइक्रॉनिक में। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंक्रोनिक स्टडी। तो सिंक्रोनिक क्या होता है? सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज अ लिविंग होल, फोकस ऑन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम दैट इज स्टडी एट अ पर्टिकुलर पीरियड विदाउट कंसिडरिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट। मीन्स की सिंक्रोनिक स्टडी में हम लैंग्वेज की डेवलपमेंट के किसी पर्टिकुलर पीरियड पर फोकस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं एंड इसमें लैंग्वेज के पास्ट एंड प्रेजेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। लैंग्वेज में किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या चेंज आया है, क्या डेवलपमेंट हुई है लैंग्वेज में, मतलब क्या उसमें मॉडिफिकेशन हुई, क्या उसमें चेंजेस आए, उसे स्टडी करने के लिए सिंक्रोनिक स्टडी जो है की जाती है। ओके, देन हमारा अगला प्रिंसिपल है द ऑपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। तो फर्डिनेंड के अकॉर्डिंग वर्ड्स के बीच में दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है सिंटैग्मेटिक एंड एक होता है पैराडिग्मेटिक। तो पैराडिग्मेटिक क्या होता है जान लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स इज पैराडिग्मेटिक इफ द टू वर्ड्स कैन सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर इन अ सेंटेंस विदाउट अफेक्टिंग द ग्रामेटिकलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स पेयर लाइक कॉफी ड्रिंक, सन हॉट, टीचर्स, स्कूल एक्सेट्रा। मीन्स की जो वर्ड्स पेयर हैं जैसे कि कॉफी ड्रिंक, सन हॉट, टीचर, स्कूल, तो ये सब आपके पैराडिग्मेटिक हैं। कैसे मैं आपको बताती हूँ। जब दो वर्ड सेंटेंस की ग्रामेटिकलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी पर बिना कोई अफेक्ट डाले एक दूसरे के एज सब्स्टिट्यूट यूज किए जा सकें तो उसे जो है पैराडिग्मेटिक कहा जाता है। सेकंड सिंटैग्मेटिक होता है जब अपोजिट वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस की क्लियरिटी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी से पूछा जाए क्या अभी दिन है, तो आंसर कैसे देगा? हाँ अभी रात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन है, तो मतलब उस इंसान ने जो है दिन की जगह जो है उसका अपोजिट वर्ड रात यूज किया और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो वैसा ही है, क्योंकि क्या अभी दिन है, तो हाँ दिन तो है ही, लेकिन उसने बोला हाँ अभी रात नहीं है, तो उसने क्या किया दिन का अपोजिट वर्ड जो है यूज करके सेंटेंस की क्लियरिटी दी
दी। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक पर्सन है वो खुद को बोलता है कि मैं मोटा हूँ, तो उसका रिप्लाई जो है सेकंड पर्सन कैसे देगा, हाँ तुम पतले नहीं हो। तो उसने क्या किया, मोटे का अपोजिट वर्ड जो है पतला यूज करके सेंटेंस की क्लैरिटी दी। बोला उसने भी वही कि हाँ वो मोटा है, लेकिन उसने उसको डिफरेंट वे में बोला कि हाँ तुम पतले नहीं हो, तो पतला नहीं है तो मतलब कि मोटा है। तो मतलब कि क्या होता है कि जब वर्ड को एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड का यूज करके जो है डिफाइन किया जाता है तो उसे जो है सिंटैग्मेटिक कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है एपिस्टीम। एपिस्टीम मीन्स यूनिट ऑफ नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज। मीन्स कि अगर हमें नॉलेज लेना है, कुछ लर्न करना है, अपना इंटेलेक्ट डेवलप करना है, तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। विदाउट लैंग्वेज हम नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम सुनेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे क्या, क्योंकि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग हर जगह कोई ना कोई लैंग्वेज यूज होती है जिससे हमारा नॉलेज एनहांस होता है। एंड विदाउट लैंग्वेज जो है वो लर्निंग पॉसिबल नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड, लैंग्वेज डिटरमाइन अवर थॉट्स, मतलब कि हमारे जो थॉट्स हैं उन्हें लैंग्वेज निर्धारित करती है। मीन्स विदाउट लैंग्वेज हमारे मन में कोई थॉट्स नहीं आ सकते हैं। अब हम जो भी माइंड में सोचते हैं उसे हम किसी न किसी लैंग्वेज में सोचते हैं। कोई ना कोई लैंग्वेज हमारा मीडियम ऑफ थिंकिंग होता ही है। आप चाहे तो सोच के देख लो, आपके मन में जो भी आइडियाज आएंगे वो किसी न किसी लैंग्वेज में ही होते हैं, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज, विदाउट यूजिंग एनी लैंग्वेज हम अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। एंड बचपन से हम जो भी सीखते हैं वो हम लैंग्वेज के थ्रू ही सीखते हैं। जब हम लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं उसके बाद ही हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो नॉलेज है वो लैंग्वेज के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि लैंग्वेज हमें आती है तभी हम लैंग्वेज के थ्रू जो है अपना नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। तो यही था स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके देन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।